जी ये सूट फॉर डिक्लेरेशन है और पोजेशन है। इसमें ये सूट बेस करता है एक एग्रीमेंट पे, और एग्रीमेंट के हवाले से बेसिकली इनकी प्रॉपर रेमेडी होनी चाहिए थी, सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन इन्होंने वो लिमिटेशन को कवर करने के लिए सूट फॉर डिक्लेरेशन लगाया, तो प्रॉपर रेमेडी इनकी नहीं बनती। मैंने आज एप्लीकेशन दी है ऑर्डर 14 रूल 2 की। ऑर्डर 14 रूल 2 CPC ये कहता है कि अगर इश्यूज़ ऑफ फैक्ट और इश्यूज़ ऑफ लॉ हो तो पहले इश्यूज़ ऑफ लॉ को डिसाइड करना होगा, उसके बाद ऑनरेबल कोर्ट जो है वो इश्यूज़ फैक्चुअल इश्यूज़ पे अगर ज़रूरत पड़ेगी तो उस साइड पे आएंगी। मैं सिर्फ इसमें जो जी एग्जैक्टली मैं सिर्फ इसी ग्राउंड पे असिस्ट करने की कोशिश करूंगा ऑनरेबल कोर्ट को। बेसिकली अब होना ये है कि ऑनरेबल कोर्ट पे जब भी कोई फाइल करेगा सूट, तो सबसे पहले उन्होंने अपने आप को बताना है कि प्राइमा फेशी उनका केस मेड आउट होता है, उसके बाद बाकी सारी आती हैं। और इसमें ऑर्डर 7 रूल 11 CPC ये कहता है कि उसमें रिजेक्शन ऑफ प्लेंट की कुछ सूरतें बताई गई हैं। रिजेक्शन ऑफ प्लेंट की कुछ सूरतें जिसमें जैसे ही वो आता है कि जहाँ पे कॉज ऑफ एक्शन उनका ना बनता हो, प्राइमा फेशी केस ना बनता हो, जहाँ पे इनसफिशेंट हो उसकी कोर्ट वैल्यू, और सबसे अहम बात जो इसमें कि कोई भी सूट जो बार्ड बाय लॉ हो वो मेंटेनेबल नहीं होता। अब जब वहाँ पे हम ये आते हैं किसी भी ऐसे केस में, तो एक ऑनरेबल कोर्ट को एक हर्डल सामने आती है कि ये अगर फैक्ट्स हैं तो ये पहले फैक्ट डिटरमिन होंगे एविडेंस में, और एविडेंस के बाद आएगी ये प्रोपोजिशन। मैंने जब ऑर्डर 7 रूल 11 की प्ली ली तो उस वक्त ये इशू रेज हुआ कि अगर इस वक्त फैक्चुअल कंट्रोवर्सी मौजूद है तो वो ऑर्डर 7 रूल 11 में कैसे डिसाइड हो सकती है। तो उस वजह से ये हुआ कि वो क्रॉस कर गया वो स्टेज, और स्टेज करने के बाद उसके बाद एविडेंस स्टार्ट होगी। अब एविडेंस में दोनों पार्टीज़ की प्लीडिंग के बाद जो इश्यूज़ फ्रेम हुए, सिर्फ एक इशू फ्रेम हुआ। वो इशू था कि वेदर द प्लेंटिफ इज इंटाइटल फॉर द सूट फॉर रिकवरी ऑफ पोजेशन और डिक्लेरेशन और नॉट। उसके बाद इसके अलावा कोई और यहाँ पे इशू फ्रेम नहीं हुआ। अब इस इशू के फ्रेम होने के बाद प्लेंटिफ आया, और सबसे पहले इसका ओनस जो था वो प्लेंटिफ पे था कि प्लेंटिफ ने प्रूव करना था कि उसका सूट बार्ड बाय वो सूट फॉर डिक्लेरेशन की डिग्री का इंटाइटल है कि नहीं। अब इस केस में अगर इसके अलावा ये कोई और केस होता जहाँ पे मेरे ऊपर ये शिफ्ट हो जाता, क्योंकि ओनस तो शिफ्ट होता रहता है, अगर ये ओनस उनसे हट के मेरे डिफेंडेंट पे शिफ्ट होता, मेरे ऊपर शिफ्ट होता, तो फिर मेरी एविडेंस रिक्वायर्ड थी। अब मैंने ऑनरेबल कोर्ट को सेटिस्फाइड करना है एक सिंगल ग्राउंड पे, वो ये कि इस स्टेज पे अब मेरी एविडेंस को रिकॉर्ड करना वो मेरे जो है होगा, वो ऑनरेबल कोर्ट का कीमती टाइम ज़ाया होगा, पार्टीज़ का ज़ाया होगा। अब ये कि सबसे पहले तो और ये ऑनस था किस पे, OPP था, प्लेंटिफ ने प्रूव करना था। जब प्लेंटिफ प्रूव कर पाएगा तो मेरे ऊपर शिफ्ट होगा। इस केस में क्योंकि प्लेंटिफ वो प्रूव कर ही नहीं पाया, और उसने मेरी जितनी कंटेंशंस थी, मेरे जितने जवाब रिटन स्टेटमेंट में मेरे जो ग्राउंड थे उनको एडमिट कर लिया। उसने अपनी क्रॉस एग्जामिनेशन में जो उस पर क्रॉस एग्जामिनेशन हुई, सिर्फ उसमें अगर मुलाहिजा फरमा लें जी, क्रॉस एग्जामिनेशन में सिर्फ रेलिवेंट पोर्शन 4-5 सेंटेंस में ऑनरेबल कोर्ट के सामने असिस्ट करूंगा। उसने कहा कि ये दुरुस्त है कि इकरारनामा मज़कूरा 100 रुपये के स्टाम्प पर हुआ, मज़कूरा इकरारनामा पर किसी गवाह का नाम ना है, इकरारनामा पर ओथ कमिश्नर की मोहर भी ना है। कपल जी प्लाट मुतदाविया से मुतल्लिक परवेज़ बनाम तारिक 29/5/21 को डिग्री हो चुका है, और इस प्लाट के मुतल्लिक ही था। मैं बतौर मुदाले शामिल हुआ उस केस में, और केस की पैरवी करता रहा। अपील भी दायर की, जो अपील भी खारिज हो चुकी है, और वो दावा फाइनलिटी एंटेड कर चुका है, वो रेस जुडिकाटा पे आ गया। अब उसके बाद उन्होंने कहा जी कि दावा 16/7/2021 को दायर किया, जबकि बनाए दावा 15/7/14 को हासिल हुई। अब इसमें लॉ बड़ा क्लियर है। इसमें लॉ ऑफ लिमिटेशन में बेसिकली इनकी जो प्रॉपर रेमेडी है वो तो होनी चाहिए थी, सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अगर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट नहीं आई, वो क्यों नहीं आई? वो इसलिए नहीं आई कि आर्टिकल 113 है लिमिटेशन एक्ट 1908 का, जो कहता है कि 3 साल के अंदर वो फाइल करनी है। अब उसके बाद इन्होंने वो एक टेक्निक यूज़ की, और वो सूट फॉर डिक्लेरेशन पे
सूट फॉर डिक्लेरेशन के लिए भी जो लिमिटेशन आर्टिकल 120 लिमिटेशन एक्ट में है वो भी 6 साल है, इसमें वो भी बार्ड हो गया, वो 6 साल से भी ज़ायद, ये 2 दिन 6 साल से ज़ायद हो चुके हैं। मेरा अगर ऑनरेबल कोर्ट इसमें 2022 CLC 563 है, 2022 CLC 563 में सेम कंडीशंस थी, दोनों सिचुएशंस आई और दोनों सिचुएशंस में ऑनरेबल कोर्ट ने ये फरमाया कि क्योंकि ये हिट करता है लिमिटेशन को, इसमें लॉ इन्वॉल्व है, हिट करता है जब लिमिटेशन को, तो उस सूरत में अगर लिमिटेशन को कोई सूट हिट करेगा तो वो प्रोसीडेबल ही नहीं होगा। अब इसमें मैं आ जाता हूँ कि क्या मेरी एप्लीकेशन अंडर ऑर्डर 14 रूल 2 इस स्टेज पे मेंटेनेबल है कि नहीं है। अब इसमें एक बहुत मशहूर केस है बेनज़ीर भुट्टो केस, उन्होंने एक प्रेस में उनके अगेंस्ट आई थी खबर, और उस खबर के अगेंस्ट मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने 2000 CLC 904 रिपोर्टेड जजमेंट है ये, उसमें उन्होंने जब सूट फाइल किया और सूट फाइल में करने के बाद जब इश्यूज़ आए, तो अब इसमें मैंने ऑनरेबल कोर्ट को एविडेंस के हवाले से करना है कि एविडेंस बेसिकली 2 तरह की ऐसी सूरत इश्यूज़ होते हैं, इश्यूज़ ऑफ फैक्ट हैं और इश्यूज़ ऑफ लॉ है। तीसरी सूरत होती है कि मिक्स इशू ऑफ फैक्ट एंड इशू ऑफ लॉ। अब इन 3 सूरतों में से जहाँ पे 2 सूरतों में आए तो ऑर्डर 14 रूल 2 एप्लीकेबल नहीं होगा। ऑर्डर 14 रूल 2 सूरत में एप्लीकेबल होगा जब इश्यूज़ ऑफ लॉ सिर्फ आए। अब मेरे इस केस में इश्यूज़ ऑफ लॉ इन्वॉल्व थे। मैंने जब अपना जवाब दावा फाइल किया, जवाब दावे में मैंने स्पेसिफिक जो अपना मेरी जो वहाँ पे प्ली थी, मैंने वहाँ पे जवाब दावे में इनको ऑब्जेक्शंस दिए थे। उनमें मेरा पहला ऑब्जेक्शन ये था कि द सूट ऑफ द प्लेंटिफ इज़ बैडली बार्ड बाय लॉ। उसमें मैंने रीज़न दे दी कि 15/7/2014 को एग्रीमेंट है, एडमिटेड बात है, और 15/7/2021 को 6 साल 2 दिन के बाद ये दावा फाइल हो रहा है, और ये ऑर्डर 7 रूल 11 का मैंने उसमें प्ली ले ली थी। उसके बाद मैंने पैरा नंबर 2 था जो रिटर्न स्टेटमेंट का, उसमें मैंने बताया था PLD 2015 सुप्रीम कोर्ट 212 के हवाले से कि इसमें बेसिकली लॉ ऑफ लिमिटेशन का पर्पस क्या है। वो ये कि सारी ज़िंदगी लोग इन्हीं चक्करों में ना लग रहे हैं। मेरे इस केस में रेस जुडिकाटा अप्लाई होता है। वो इसलिए रेस जुडिकाटा अप्लाई होता है कि वो एडमिट कर चुका है कि सेम सब्जेक्ट मैटर सेम पार्टीज़ के दरमियान एक सूट मेरी तरफ से हुआ और उस सूट में वो प्रॉपर प्रोसीडिंग करते रहे, उन्होंने जवाब दावा दिया, एविडेंस हुई, उसमें भी एविडेंस रिकॉर्ड करवाई, इस सारे पीरियड में वो खामोश रहे। जब वो सूट वो मिसल के ऐसे एग्जिबिट्स लग चुके हैं मेरे उसको, जब एक मैटर इशू ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है और वो बैडली बार्ड बाय लॉ है, तो वो मेंटेनेबल ही नहीं है। बेसिकली उस वक्त भी ऑर्डर 7 रूल 11 की प्ली में भी ये डिसाइड हो जाना चाहिए था कि एक सूट मेंटेनेबल, अगर बार्ड बाय लॉ है तो वो मेंटेनेबल नहीं, लेकिन क्योंकि उस वक्त ऑनरेबल कोर्ट ने उस वक्त